हरिओम। प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए, आंखें कोमलता से बंद, गहरी श्वास। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे। अपने मुखमंडल पे लगाते हुए अपने मस्तिष्क को संदेश देंगे कि आज पेपर फर्स्ट का जो अध्ययन हम प्रारंभ कर रहे हैं उसे भली भांति समझ सके। धीरे धीरे अपने नेत्र खोलेंगे। आज हम प्रारंभ करने वाले हैं सिलेबस की स्टडी से पेपर फर्स्ट को, नेट जेआरएफ के लिए। तो आपको ओवरव्यू एक लेना है, फिर किस तरह के प्रश्न आते हैं, पीवाईक्यूज, उन पे भी हम एक दृष्टि डालेंगे, किस तरह से पूछे जाते हैं। अब सबसे पहले आपको एक बात मैं प्रारंभ करने से पहले बता देना चाहूँगी कि आपकी भाषा, आप कौन सा मीडियम है आपका, लाइक आप कहीं हिंदी मीडियम है मेरा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फर्स्ट पेपर के लिए आपकी इंग्लिश पे भी पैरेलल कमांड होनी चाहिए। आप में से कोई कहे कि मेरा इंग्लिश मीडियम है, मुझे हिंदी में समझ में नहीं आता है, तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, हिंदी भी समझनी है। 10 यूनिट्स ऐसा कलेक्शन है कि इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों आना आवश्यक है। जब आप पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे तब आप इस बात को बहुत प्रॉपरली समझ पाएंगे कि दोनों लैंग्वेजेस का इसमें इम्पॉर्टेंट रोल है। मान्य इंग्लिश का होगा। अगर कोई डाउटफुल प्रश्न है हिंदी में, उसकी चॉइसेस देख के आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप इंग्लिश को फाइनलाइज मानिए। तो मैं ये नहीं कहती पूरी इंग्लिश आनी चाहिए, बट इतनी आनी चाहिए कि उस कंसेप्ट को आप समझ सकें। अगर उसमें नहीं आता है तो आप इंग्लिश में पढ़ें, तो आपको बेटर तरीके से आएगा। अब कौन कौन सी यूनिट्स हैं आज से हम वो देखना प्रारंभ करेंगे। अब जो भी योग के विद्यार्थी हैं उनको काफ़ी इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सपोर्ट एक यूनिट 10 में मिलेगा, यूनिट 1 में मिलेगा, तो वो आपकी पढ़ाई यहाँ काम आएगी। जो आप योग की यूनिट 1 में पढ़ के आए ना, गुरुकुल की व्यवस्था और वो सब कुछ वहाँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब हम पहले देखेंगे इसे हिंदी में, पैरेलली इंग्लिश में भी मैं आपको स्क्रीन शेयर करती जाऊंगी। अब ये बताइए, आप लोगों ने इसका प्रिंट निकलवा लिया है? सिलेबस का प्रिंट फॉर्म में है आपके पास? ये आपको शेयर कर दिया था ना मिश्री जी, है आपके पास प्रिंट? सीमा जी आपके पास है नेट का फर्स्ट पेपर प्रिंट फॉर्म में? चलिए, आपका मीडियम क्या रहेगा, हिंदी या इंग्लिश, क्या रहेगा? हिंदी। हिंदी रहेगा। हाँ, योग वालों को थोड़ा हिंदी अच्छी लगती है, मुझे भी लगती है, लेकिन फर्स्ट पेपर में थोड़ा इंग्लिश को देखना पड़ेगा। फर्स्ट पेपर में मैं बार बार कह रही हूँ, देखिए मैंने रिसेंटली एग्जाम दिया है तो मैं अपने अनुभव के आधार पे कह रही हूँ, धीरे धीरे होगा। हम लोग जो क्लासेस लेंगे ना, तो बाइलिंगुअल कंटेंट भी आपको ऐसा मिलेगा कि आपको हिंदी भी दिखेगी, इंग्लिश भी, समझाएंगे भी दोनों तरीके से, तो आप पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से करेंगे। तो आज मैं आपको फर्स्ट क्लास है, पूरा एक ओवरव्यू दे रही हूँ। अब क्योंकि आप लोगों के पास प्रिंट नहीं है तो आप पेपर पेन लेके बैठेंगे, क्योंकि 10 यूनिट्स के नाम आज लर्न करके ही उठेंगे हम, तभी हम कल आगे पढ़ेंगे। अदरवाइज जब तक आपको 10 यूनिट्स के नाम लर्न नहीं होते हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ने से बेटर है जो पढ़ा उसको सॉलिड करें हम, इट मैटर्स मच। तो आप लोग नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए। इसका परिचय पहले ही हमारा एक सेशन हो चुका है जिसमें हमने दिया था, तो बहुत ज़्यादा परिचय में हम डीपली नहीं जाएंगे। हम केवल ये देखेंगे कि आपका जो फर्स्ट पेपर है ये सभी के लिए कॉमन है। कोई और सब्जेक्ट से भी अगर नेट जेआरएफ कर रहे हैं वो सबके लिए, ज़रूरी नहीं है योगा वालों का ही है, पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट का है। सबसे पहली यूनिट है इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभिवृत्ति। अब आपको क्या कंफर्टेबल लगता है, वो अभी मैटर नहीं है, दोनों में लिखना है। तो आप शिक्षण अभिवृत्ति लिखेंगे। पहले जब मैं हिंदी में दिखा रही हूँ थोड़ी सी जगह छोड़ के रखेंगे, क्योंकि मैं इसका इंग्लिश वर्जन भी आपको दिखाऊंगी स्क्रीन पे। आपको दोनों तरीके से लर्न करना है। टीचिंग एप्टीट्यूड, अभी उसको छोड़िए, हिंदी में लिखिए आप।
शिक्षण अभिवृत्ति। तो आपको इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, ये क्यों पढ़ाया जा रहा है फर्स्ट पेपर, नेट जीआरएफ हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या एज अ प्रोफेसर काम करना है। तो उसके लिए हमें टीचिंग तो आनी चाहिए ना। अब आज आपकी क्लास हो रही है तो इससे पहले मेरे दिमाग में कुछ तो होगा कि मुझे आज क्या करवाना है, मैंने एक लेसन प्लान बनाया होगा। अब आप अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट्स आए, अब किसी के पास अभी सिलेबस भी नहीं है, कोई ऑलरेडी एक बार अपेयर हो चुका है तो उसको काफ़ी नॉलेज भी है, किसी के पास हो सकता है कोई गाइड हो, वो पहले से पढ़ के भी आए हो थोड़ा। तो पूरी क्लास को एक साथ लेके चलना, सामंजस्य स्थापित करना, ये सारी चीज़ें आप लोगों को सिखाने के लिए ये रखा गया है। अब देखिए आजकल ऑफलाइन क्लासेस तो हमेशा से चलती है, बट ऑनलाइन क्लासेस का कितना बूम आ गया आप भी जानते हैं, अभी आप खुद कर ही रहे हैं। तो भविष्य में अगर आपको ऑनलाइन सेशंस लेने हो, पढ़ाना हो, तो आपको क्या क्या पता होना चाहिए उस बारे में, तो वो सब आप यहाँ पढ़ेंगे। अब आपके लिए जो यहाँ नाम दिख रहे हैं ना, स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक्स, आपको बहुत नए लग रहे होंगे, पहले कभी नहीं पढ़े होंगे, ऐसे नाम लग रहे होंगे, लेकिन आपको ये सब एक एक वर्ड डिटेल में आगे पढ़ना है। तो यूनिट 1 में आप क्या पढ़ेंगे कि अगर आप नेट जीआरएफ क्रैक करते हैं और आप किसी कॉलेज में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम करते हैं, तो आपको एक क्लास दे दी जाए कि आपको उन्हें पढ़ाना है। 30 स्टूडेंट्स हैं और सब अलग अलग बैकग्राउंड से, कोई किसी स्टेट से आया, कोई कहीं से, आप मान लो ऑनलाइन पढ़ा रहे हो चाहे ऑफलाइन, तो आपको सारा कुछ पता होना चाहिए कि मुझे आज की 1 घंटे की क्लास में इन्हें क्या पढ़ाना है, मेरा क्या लेसन प्लान है, कैसे मुझे इन्हें परफेक्टली गाइड करना है। अब मुझे क्लास ऐसी रखनी है, स्टूडेंट सेंटर्ड रखनी है, टीचर सेंटर्ड रखनी है। टीचर सेंटर्ड में टीचर लेक्चर देते रहते हैं, स्टूडेंट सुनते रहते हैं। स्टूडेंट सेंटर्स में स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम पढ़ाते हैं। जैसे हम आपसे बार बार फीडबैक लेते रहते हैं ना, आपका मीडियम पूछा, अभी मैंने सिलेबस का पूछा, तो अब ये स्टूडेंट सेंटर्ड है कि मैं आप लोगों को इक्वल महत्व दे रही हूँ, ऐसा नहीं मैं बोले चले जा रही हूँ और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। अब स्वयं, स्वयं प्रभा, मूक्स, ये क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैसे पढ़ाया जाता है, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूजीसी की तरफ से है, उन सब की जानकारियाँ आपको यहाँ मिलेगी। आईसीटी क्या होता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, कम्युनिकेशन है, उसमें वो सारी बातें बताई गई है कि अभी आप अगर ये एग्ज़ाम देने भी जाएंगे तो वो पूरा सीबीटी मोड पे है, आपको कैसे माउस पकड़ के और आंसर्स पे क्लिक करना है, वो सब नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो आप अगर वो नॉलेज अच्छी रखेंगे तब आप एक अच्छे प्रोफेसर आगे साबित होंगे। तो इसमें ये सारा का सारा है। आपने अभी सिंपली क्या लिखा है, आपने नाम लिखा है ना यूनिट का, अब आप सेकंड यूनिट का लिखिए, क्योंकि आज इस सेशन में 40 मिनट्स के सेशन में हम लर्न करके उठेंगे। ये बात आप ध्यान रख के चलिए, अपने माइंड को, ब्रेन को एक्टिवेट करके रखिएगा। यूनिट 2 लिखिए, शोध अभिवृत्ति। शोध अभिवृत्ति, शोध क्या होता है, रिसर्च, अभिवृत्ति एप्टीट्यूड। तो रिसर्च की क्या विशेषता है, क्या अर्थ है उसका, टाइप्स कितने हैं उसके, फिर उसमें भी किस तरह से उसके स्टेप्स आएंगे अलग अलग। लाइक आप पीएचडी के लिए क्वालिफाई हो गए और आपको रिसर्च करनी है अपने नाम के आगे, अगर आपको डॉक्टर लगवाना है तो आप किस तरह से क्या क्या सेलेक्ट करेंगे, क्या आपका सब्जेक्ट है, किस पे आपकी रिसर्च है, फिर उसमें आपने उसका टाइटल डिसाइड किया, फिर उसका ओवरव्यू, फिर आप कितने लोगों पे वो रिसर्च करने जा रहे हैं। जैसे आपने लिया कि आजकल युवाओं में मोबाइल का, या टीन एज बच्चों में मोबाइल का अट्रैक्शन बहुत बढ़ रहा है, तो उससे मुक्ति कैसे पाई जाए, योग द्वारा। क्या योग करवा के बच्चों से मोबाइल की लत छुड़वाई जा सकती है। अब आपने ऐसे ही कुछ लिख दिया तो कोई मानेगा थोड़ी कि आपकी रिसर्च है। आप प्रैक्टिकली डेटा कलेक्ट करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे, आप करवा के देखेंगे उनको कि आपने उनको योगा करवाया, फिर क्या बच्चे वास्तव में इम्पैक्ट हुआ। आपने 100 बच्चों को करवाया तो 80 पे हुआ, 20 पे नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनको लत बहुत गहरी थी। ऐसी बहुत सारी बातें रिसर्च में आएगी। तो डेटा कलेक्शन होना, डेटा का एनालिसिस होना, ऐसी बहुत सारी बातें होंगी। तो ये यूनिट तो आपकी आगे तक काम आएगी। अगर आप नेट जीआरएफ फील्ड में हैं तो ये यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये समझ लीजिए 10 यूनिट्स में
सबसे ज़्यादा अगर वेटेज रखती है तो ये यूनिट रखती है, तो इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। आज केवल टाइटल याद करना है और एक बेसिक कंसेप्ट मैंने जो दोनों की बताई, आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए क्या समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ यूनिट 1 एंड 2 का। चलिए ठीक है, अब हम थर्ड में आएंगे। थर्ड में बहुत इजी सी बात है, पैसेज आप जानते हो ना, आपको एक पैसेज दे दिया जाता है और उसमें से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनके आपको आंसर देने हैं। बट यहाँ कुछ अच्छे लेवल वाले मिलेंगे। अभी जो 2 जनवरी को एग्जाम हुआ था ना, उसमें योगा वाले पेपर में आया था, फर्स्ट जो पेपर था उसमें ह्यूमन साइकोलॉजी पे आया था एक पैसेज, और बड़ा अच्छा उसका लेवल था। देखने में बहुत इजी लगता है बट उसके क्वेश्चंस बड़े अच्छे खासे डिज़ाइन किए जाते हैं। तो आपको फिर मैं वो सलाह दोहराऊंगी, इंग्लिश में भी पढ़ना, क्योंकि वहाँ पे वो इतनी डीप चीज़ें होती है। कभी हिंदी के ऐसे ऐसे अटपटे शब्द आएंगे जो आपने कभी सुने नहीं होंगे, भले आपकी हिंदी कितनी अच्छी हो, बट कोई शब्द ऐसा आएगा जो आपको अटका देगा। तब आपको इंग्लिश बहुत हेल्प करेगी, और जो इंग्लिश मीडियम के उनको हिंदी हेल्प करेगी। तो इस पेपर में आप बाईलिंगुअल चलेंगे, इसमें बिल्कुल भी एक लैंग्वेज को पकड़ के नहीं चलना है। योगा में आप हिंदी लेके चलते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हिंदी से आप योगा में आपकी नैया पार हो जाएगी, बट फर्स्ट पेपर में नहीं होगी। फोर्थ पेपर द इजीएस्ट, सबसे इजी इन 10 यूनिट्स में अगर जिसे कहें तो वो ये वाला है, संप्रेषण। इंग्लिश नाम है कम्युनिकेशन, वो मैं दिखा दूंगी अभी। अभी आप संप्रेषण लिख लीजिए, आगे जगह जरूर रखना, उसमें आपको इंग्लिश नेम भी लिखना है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मैंने मैसेज डाला 7 बजे क्लास है और ये लिंक है, आप तक मैसेज पहुंचा, आपने उसको खोला, देखा और आप लोग क्लास में आ गए। तो ये क्या हुआ, मैं सेंडर, आप रिसीवर, मैसेज गया कि लिंक पहुंची उसमें। तो मेन चीजें क्या क्या हुई कम्युनिकेशन में, एक भेजने वाला होता है, एक प्राप्त करने वाला होता है, एक मैसेज होता है और एक डिकोड उसको किया। तो अब इसमें किस किस तरह के होते हैं, मान लो किसी को बोलना नहीं आता है, उसकी वाणी नहीं है, तो वो इशारों से अगर कम्युनिकेशन करेगा, जैसे अभी है आपने म्यूट किया हुआ है और आपने थम्स अप कर दिया, तो मैं समझ गई कि ठीक है आपको क्लियर है ना। कभी हम नहीं समझ में आता है, थम डाउन भी कर देते हैं, तो मुझे समझ में आ गया, तो ये अपने बीच कम्युनिकेशन हुआ ना। तो ये सारी चीजें बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आएगा। सबसे ज्यादा अगर आनंद आएगा ना तो इस यूनिट में आएगा, ये टफ भी नहीं लगेगी और लर्न भी बहुत जल्दी हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसका नाम लिख लेंगे, क्योंकि अभी हमें टॉपिक्स लर्न करने हैं केवल। आज का हमारा टारगेट क्या है, हम 10 यूनिट्स के नाम लर्न करके ही उठेंगे, अदरवाइज मैं छोड़ूंगी नहीं क्लास। ध्यान से सब सुनेंगे और साथ के साथ लर्न करते जाएंगे, ठीक है। अब इसमें और डिटेल मैं बता सकती हूँ बट आज नहीं, अभी मेरा उद्देश्य है हम 10 यूनिट्स का एक ओवरव्यू लें और उसे हम अच्छी तरह से लर्न कर लें बस। यूनिट 5 का नाम लिख लेंगे, गणितीय तर्क और अभिवृत्ति। अब जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है ना, उनको तो इसमें मजे आ जाएंगे, बहुत बढ़िया मार्क्स आएंगे। चलिए लिख लिया ये, इसमें मेरे पास बताने के लिए बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी मैथमेटिक्स अच्छी नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं 10 की 10 यूनिट हमें आती हो, अगर 2 यूनिट हमारी थोड़ी वीक है लेकिन जो बाकी स्ट्रांग है, हमने उस पर मेहनत कर ली, तो आपका नेट जीआरएफ आसानी से निकल सकता है। तो इसमें ऐसा कोई भी घबराने की बात नहीं है। अब ये रीजनिंग है 6th वाला, ये तो आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहीं भी देते हैं तो रीजनिंग तो देखिए मस्ट है, हर जगह पूछी जाती है। ठीक है, ये आपने लिखा तर्क। अब इसमें ये वाला पार्ट जो लगेगा ना, ये भारतीय दर्शन का लगेगा, इंडियन फिलॉसफी का। इसमें आपको ये दिख रहा है भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन, इसमें आप आ जाइए। ये जो फर्स्ट डॉट है उसको छोड़िए, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वाली जो डॉट है ना, वहां आइए, भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन। अब जिन लोगों ने योग के हैं या दर्शन शास्त्र के स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने प्रमाण पढ़े होंगे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि। और न्याय दर्शन जिन्होंने डिटेल में पढ़ा है उनके लिए ये काफ़ी इजी हो जाएगा। इसमें से डेफिनेटली 2 क्वेश्चंस तो आते ही हैं, 4 नंबर आपके पक्के हो सकते हैं। अब लिखिए डेटा इंटरप्रिटेशन, यूनिट 7 का नाम लिखिए, आंकड़ों की व्याख्या। कभी कभी एग्जाम स्टार्ट ही इससे करते हैं, एक चार्ट दे देते हैं और उसमें से आपको
आंसर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 4 ऑप्शन मिलेगी, एमसीक्यूज आएंगे 50 आएंगे, ये तो आपको सबको पता है ना, पेपर फर्स्ट में एमसीक्यूज आएंगे 50 प्रश्न आएंगे, ठीक है, 2 नंबर का एक प्रश्न रहेगा, तो 10 यूनिट्स है ना, तो आप सारा कुछ इसको प्रॉपरली वो कवर करते हुए बनाएंगे, ठीक है। तो आपने ये आंकड़ों की व्याख्या लिख लिया, ये अभी हमें लर्न करना है, इसलिए लिख लेना, इसको मिस नहीं करना है। 8 पे आ जाइए, आईसीटी, ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, आपको अच्छा लगेगा। आईसीटी में क्या रहता है? नमस्ते सीमा मैम, म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ नमस्ते। हाँ, ये सिलेबस ही देख रहे थे, सिलेबस लर्निंग करेंगे आज केवल, है ना। तो यूनिट 8 पे आए हैं हम, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। इतना लंबा लर्न मत करना, आईसीटी बोलिए आप इसको केवल, है ना, सिंपली आईसीटी लिख लीजिए। तो अब इसमें ये सारी बातें आएगी कि कोई हायर एजुकेशन में है तो किस तरह से वो डिजिटली उसको स्ट्रांग बना सकता है, ठीक है। तो इसकी जो भी छोटी मोटी शब्दावलियां हैं वो सब आएगी, क्या वर्ड्स यूज होते हैं, इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, ईमेल के टाइप्स पूछ लेंगे। तो आपको देखने में थोड़ा इजी लग रहा है बट क्वेश्चंस बड़े अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं इसमें, तो आपको इंटरेस्ट आएगा और ये ज़रूरी है, ये आना बहुत ज़रूरी है अगर आप आगे रिसर्च में आगे जाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहें, ये आप कंपलसरी है, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं। अब आप लिखेंगे 9th यूनिट का नाम, अभी बिल्कुल सीक्वेंस से लर्न होनी चाहिए ये हम सबको, मैं सुनूंगी, यहाँ पे लिखवा के देख लूंगी। लोग, विकास और पर्यावरण। देखिए, पर्यावरण जानते हैं, एनवायरमेंट, परिआवरण, परि यानी चारों ओर, आवरण मतलब जो एक हमारे चारों ओर आवरण है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं एनवायरमेंट, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है वो पर्यावरण है। अब प्रदूषण बढ़ रहा है, किस तरह का? हर तरह का, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण यानी मिट्टी प्रदूषित हो रही है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, जलवायु का पता ही है आपको, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो इनके लिए कब कब क्या क्या स्टेप्स लिए गए, कहाँ पे कोई मेन ऑफिस सिचुएटेड है जहाँ मीटिंग्स होती है, जहाँ पे कुछ डिस्कशन होता है वर्ल्ड लेवल पे, इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, पूरे विश्व में चिंता तो है और उसके बारे में बातचीत भी हो रही है, कुछ कदम भी उठाए जा रहे हैं, तो वो सब क्या है, कौन सी, थोड़ी इसमें हिस्ट्री में जाके ईयर्स भी लर्न करने पड़ेंगे, ऐसे प्रश्न भी पूछ लेते हैं। तो आपको यहाँ पे ये सब तो पढ़ाया जाएगा, साथ में पीवाईक्यू भी करवाएंगे हम लोग, तो पीवाईक्यू से आपको पैटर्न पता लग जाएगा कि कैसे पेपर बनता है, ठीक है। तो ये आपका इस यूनिट में कवर हो रहा है। 9th यूनिट का नाम लिख लिया सभी ने। अब आगे 10th की तरफ पढ़ेंगे हम, हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च शिक्षा प्रणाली, इसमें देखिए प्राचीन भारत में शिक्षा कैसे होती थी, आप सब ने नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला, उदंतपुरी, ऐसे जो नाम सुने होंगे ना, जो उस सेंचुरीज में 15-16, फिर बख्तियार खिलजी जैसा एक आक्रांत आया और उसने तुड़वा दी नालंदा, तक्षशिला, सबको खत्म करवा दिया। तो वहाँ पढ़ाई कैसे होती थी, कहाँ कहाँ से लोग पढ़ने आते थे, एशिया से आते थे या केवल इंडिया से ही थे, अब्रॉड से आते थे, तो किस किस जगह से आए, कौन कौन स्कॉलर निकले, क्या सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे वहाँ पे, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे हायर एजुकेशन में। अब कहाँ से शुरू की हमने? उस टाइम से, एंशियंट टाइम से, और कहाँ तक आए हम? आज तक, अभी क्या चल रहा है। अब अभी जो जो प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं नए हायर एजुकेशन में, वो सारी चीज़ें यहाँ पे, अभी रिसेंट क्या है, 2020 का नैप आया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई ना 2020 की, उसमें आपको पता है ना सब कुछ चेंज, हम लोग जो पढ़ के आए हैं, पास आउट है, कैसे हैं, हमने 12th की पहले, है ना, 10+2 किया, उसके बाद 3 साल हमने ग्रेजुएशन किया, फिर 2 साल की हमने मास्टर्स डिग्री की, अभी कैसे मर्ज कर दिया। अब आपको मास्टर्स डिग्री अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन करते हैं तो यूजी के साथ आप 1 ईयर में कर सकते हैं। ऐसे एलएलबी का हो गया, जैसे कोई लॉ ग्रेजुएशन पहले करता था तो उसको बीए अलग करनी पड़ती थी, बीए, बीकॉम या बीएससी, फिर वो एलएलबी में एडमिशन लेता था। अभी 10+2 के बाद क्लैट दो और उसके बाद सीधे आप केवल 5 ईयर्स में आप अपना लॉ ग्रेजुएशन प्लस वो ग्रेजुएशन कर सकते हो। तो ये नई शिक्षा नीति टाइमली रिफॉर्म होती है। अब इसमें कौन कौन से आयोग आए, जैसे सैडलर आयोग था, कोठारी, फिर इसमें भी
प्री और पोस्ट दोनों। जैसे पहले भारत में गुरुकुल थे, वहां से शुरू हुआ, फिर अंग्रेजों का जो शासन हुआ, ब्रिटिश रूल आया, तो मैकाले ने क्या किया, सारी शिक्षा पद्धति में बदलाव करवा दिए कि नहीं नहीं ये गुरुकुल हटाओ, स्कूल्स चलेंगे। तो उनका क्या उद्देश्य था, पढ़े लिखे क्लर्क तैयार करना, कि उनको इंग्लिश आनी चाहिए और वो हमारे लिए बस पोस्ट पे काम करे, हमारे खिलाफ आवाज ना उठाए। तो वही हुआ, हम अंग्रेजी के गुलाम होते गए। लेकिन फिर आज़ादी के बाद थोड़ी थोड़ी चीज़ें, जैसे जैसे अलग अलग आयोग आए, अब जैसे इसमें कोठारी आयोग बहुत फेमस है, तो मिस्टर कोठारी कौन थे, किस ईयर में ये आयोग आया, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको टोटली ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है। आज तक की, इवन अभी भी जो यूजीसी वाला बवाल चल रहा है उस पर भी नज़र रखनी है। तो जितना आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जितना आप करंट अफेयर्स के टच में रहते हैं, आप इस यूनिट में उतने ही ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, अब आपने देखा हर यूनिट से 2-2 अंक वाले, अभी मैंने बताया था हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, 50 आएंगे तो 100 मार्क्स का हो गया ये। ठीक है, समझ गए। और आपका जो ऑप्शनल पेपर है उसमें 100 आएंगे तो वो हो गया 200 का। ऐसे 300 में से आपकी मार्किंग होगी, तो वहां आपको 150 प्रश्न मिलेंगे। सबको आ गया समझ में, क्लियर है ना। जब आप एग्जाम देने जाएंगे 150 क्वेश्चंस मिलेंगे, अलग अलग पेपर नहीं आएगा, वो एक साथ ही आएगा, और आपको 3 घंटे मिलेंगे, और आपको अपने एक अलग डेस्कटॉप मिलेगा, कंप्यूटर मिलेगा, उसी पे करना है, वहाँ पेपर पेन का कोई रोल नहीं है। तो इस पढ़ाई को इसलिए यहाँ माइंड में रखना है। अब मैं आपको इंग्लिश वाला जो वर्जन है इस सिलेबस का वो दिखा रही हूँ, और आपको मुझे 10 यूनिट्स के नेम अभी आज इस क्लास में ही लर्न करके बता देना है। और कुछ नहीं आता है तो पूछिए आप, मैं इंग्लिश सिलेबस लगा रही हूँ, तब तक आप आराम से अनम्यूट कीजिए और पूछिए। जो बात नहीं आई बिल्कुल खुल के पूछिए, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। हम क्लास क्यों ज्वाइन करते हैं, हमें कुछ नहीं आता है और गाइडेंस लेना है तभी तो ज्वाइन करते हैं। तो इसमें आपको बिल्कुल हेजिटेशन नहीं रखना है, आराम से पूछिए, बार बार पूछिए, 2 बार 4 बार 6 बार पूछिए, कोई डाउट मत रखिए। यस, कोई डाउट नहीं है, मतलब सब क्लियर हो गया तो बड़ी अच्छी बात है। चलिए इंग्लिश नेम्स देख लीजिए, क्योंकि मैंने बताया बाइलिंगुअल करेंगे तो अच्छा रहेगा। अब लिखिए फर्स्ट यूनिट का नाम, जो लिखा है ना हिंदी में उसके आगे लिखेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग की स्पेलिंग सबको आती है, एप्टीट्यूड की भी देख लीजिए, APTITUDE। बात वही है, केवल उसको इंग्लिश में बता दिया है। मैं आपको थोड़े से आज 2-4 PYQ भी दिखाऊंगी, अगर आप ये लर्न कर लोगे तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा पेपर कैसा आता है। लिखा सबने, टीचिंग एप्टीट्यूड लिख लिया। चलिए मैं आगे स्क्रॉल कर रही हूँ, अब सेकंड यूनिट का नाम लिखेंगे आप। रिसर्च था ना, याद आ गया, रिसर्च एप्टीट्यूड, बस छोटा सा नाम है, लिख लेंगे सभी, रिसर्च एप्टीट्यूड। चलिए नेक्स्ट थर्ड यूनिट में आएंगे। थर्ड यूनिट कौन सी थी हमारी, जो पैसेज था ना, वो है कॉम्प्रिहेंशन, कहते हैं ना। पैसेज मिलेगा आपको और उसमें से आपको आंसर्स, ये कोई भी टॉपिक ले सकते हैं, कुछ भी, इसमें कुछ भी फिक्स नहीं है कि आपको ह्यूमन साइकोलॉजी देंगे, ये देंगे, एनीथिंग, एनी टॉपिक दे कैन टेक। फोर्थ वाला कम्युनिकेशन जो मैंने बताया, मोस्ट इजी एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, इजीएस्ट वन है ये, बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको इसको पढ़ने में। कम्युनिकेशन, जैसे हिंदी में संप्रेषण लिखा है ना, उसके आगे कम्युनिकेशन लिख लीजिए सभी। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। फिफ्थ वाला, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल बेस्ड है, मैंने बोला ना मैथ्स का है, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, क्लियर, लिख लिया सबने, आगे बढ़े। चलिए सिक्स्थ है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग, चलिए आगे बढ़े। एट्थ है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा
इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट है आईसीटी, लिख लीजिए इसको, बस पता रखना नाम, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अभी मुझे लर्न करके सुनाएंगे तो आईसीटी बोल देना, लेकिन कल तक इसका पूरा नाम लर्न कर लेना आप, ठीक है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। चलिए अब आगे आएंगे, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट, जो पर्यावरण वाला है ना, ये वो है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। लास्ट पे आएंगे हायर एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम। अभी 7:26 हो रहे हैं, 7:30 तक हम सब मौन रहेंगे बिल्कुल। आप लोग केवल और केवल 10 यूनिट्स के नाम लर्न करोगे, चाहे हिंदी में कीजिए चाहे इंग्लिश में। मुझे आप बिना देखे सुना देंगे, बस नहीं आता है तो फिर मैं वापस से इस पे बात करूंगी कि क्यों नहीं आ रहा है। बिल्कुल शांत चित्त होकर डीप ब्रीदिंग कीजिए, पहले एक बार अच्छी गहरी श्वास लीजिए, फुल यॉगिक ब्रीथ। फिर ये 10 नेम्स आपको चाहे हिंदी इंग्लिश जिसमें भी याद होते हो, मुझे सीक्वेंस से सुना देना आप।
हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिके कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, और इसके बाद था पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, ये 10 है हमारे। ठीक है, ये फर्स्ट पेपर में रहेंगे। गुड। आप दोनों को हुए, बताइए। Yes, ma'am. हाँ। Teaching aptitude, research aptitude, comprehension, communication, mathematical reasoning and aptitude, logical reasoning, data interpretation, ICT, people development and environment, higher education system. यस, वेरी गुड, बहुत अच्छा। मिश्री जी लर्न हो गए, सुनाएंगे? Yes, ma'am. सुना दीजिए। शिक्षण अभिवृत्ति, शोध अभिवृत्ति, बोध, संप्रेक्षण, हम्म। गणितीय तर्क और अभिव्यक्ति, युक्तियुक्त, आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की व्याख्या, ठीक है। आईसीटी, लोक विकास और पर्यावरण, उच्च शिक्षा प्रणाली। ठीक है, अब देखिए, ये आपने किया सिलेबस लर्न अभी। फिर इसको आप डिटेल में एक बार समझ लेंगे क्या क्या है। आज मैं पीवाईक्यू इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको एक अंदाज़ा हो जाए। अब ये पीवाईक्यू मैंने केवल अभी यूनिट 10 के बनाए हैं, बाकी यूनिट्स के नहीं है इसमें। लेकिन क्योंकि यूनिट 10 बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको उसमें काफ़ी चीज़ें पहले से पता भी है। कुछ हम जनरल नॉलेज जो रखते हैं अपनी, कि हम ये जानते ही हैं कि भारत में उच्च शिक्षण संस्थान कौन कौन से थे। अब जैसे 1854 में एक वुड्स डिस्पैच आया था, ठीक है। तो वुड्स डिस्पैच में कौन सा स्टेटमेंट है जो सही है, कौन सी ऐसी बात है जो सही है। तो ये 3 ऑप्शंस यहाँ दी है। अब इसमें से 2 सही है, ठीक है। ग्रांट्स इन एड सिस्टम, अब मैंने इंग्लिश हिंदी दोनों देखिए बनाई है साथ में, इसीलिए कि आप दोनों तरीके से समझिए। लेकिन ये हमेशा याद रखना, लास्ट में इंग्लिश वाला माना जाएगा। कोई क्वेश्चन अगर कभी कभी जैसे मिसप्रिंट हो जाता है, डाउटफुल होता है उसका आंसर, तो हिंदी वाले को मान्य नहीं करते हैं, लास्ट इंग्लिश का माना जाता है, ठीक है। तो क्या इंग्लिश मीडियम को इसने बनाने की सिफारिश की थी? अभी आपने यूनिट पढ़ी नहीं है, मैं केवल आपको ये बता रही हूँ प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। तो पढ़ने से पहले माइंड को ऐसे मेकअप करना, जैसे आज आपने ये यूनिट्स के नेम लर्न करके सुना दिए, वैसे डेली अगर साथ के साथ पढ़ के उसको वहीं पक्का करते चलोगे तो आप पे कोई प्रेशर बर्डन नहीं आएगा। क्योंकि देखिए, डेली कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में रहता है। फेस्टिवल्स भी आते हैं, घर में कोई बड़े बुजुर्ग बीमार भी होते हैं, हम खुद भी कभी डल फील करते हैं। इसलिए रोज का रोज आप रिवीजन लेना, और क्लास केवल 40 मिनट्स की इसीलिए रखिए कि आप रिवीजन प्रॉपरली करें और अपना जो सेकंड पेपर है उसको अच्छा रेडी करें। तो देखो ऐसे बनता है, ये दे दिए कौन सी ऑप्शन है। अब यहाँ से पढ़ा, डाउट आ रहा है, अब ये तो पता है ये नहीं हो सकता, ये शायद है, तो बस ऐसे विकल्प देखते जाओ। ये रिजेक्ट, ये तो होना ही चाहिए, 3 ऑप्शन तो होनी चाहिए, इसमें नहीं है तो ये तो होगा ही। तो ऐसे करके आपने निकाला कि हाँ ये वाला ठीक है। तो ये सिंपली एक तरीके होते हैं, और रोज के अगर 50-50 क्वेश्चंस ऐसे आप डेली करते जाओगे ना, तो आपकी एक आदत बन जाएगी। तो जो आपने पढ़ा उसकी चेकिंग भी हो जाएगी कि मुझे कितना आया है। अब जैसे यही है, ये वाला छोड़िए, कुछ इजी सा लेते हैं जिसको आप बहुत अच्छे से इंटरेस्ट से कर सकें। ये देखिए, ओपन लर्निंग शब्द भी आया था इसमें। तो ओपन लर्निंग क्या दिखा रहा है, क्या होता है, क्या समझाना चाह रहे हैं ओपन लर्निंग में? तो ये चीज जैसे यूजी यानी अंडर ग्रेजुएट, पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएट। तो यूजीसी जो है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, पहले तो आपको ये सारी फुल फॉर्म्स लर्न करनी होगी, ये सब आएगी, इनको सबको पता रखना है। अभी हम कहते थे ना एनसीईआरटी का सिलेबस सब जगह लागू हो गया, अब तो कोई भी बोर्ड हो, स्टेट बोर्ड को भी एनसीईआरटी का सिलेबस पढ़ाना है। अब हम एनसीईआरटी की फुल फॉर्म नहीं जानते हैं, बताइए आप लोगों में से कितने लोगों को पता है?
अभी यहाँ पे अगर नहीं पढ़ी थी तो उससे पहले पता थी पूरा, मतलब अच्छे से। अब एनटीए घुमा के सवाल देगा ना, तो इसमें क्या करेगा, टेक्निकल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, तो क्या करेंगे, टेक्निकल को इधर ले आएंगे, टीचर्स को पहले ले आएंगे, हम कंफ्यूज्ड। मूक्स की फुल फॉर्म पूछते हैं, मैसिव अब है ऑनलाइन, ओ से ऑनलाइन, और ओपन और प्लेट कम्युनिकेशन, ऐसा कुछ। तो अब आप है ना, दो वर्ड्स के ऑनलाइन पहले आता है या ओपन पहले आता है, बस दो ऑप्शन वो आई, उसी में ही कंफ्यूज हो गए हम। तो इन चीज़ों को बहुत डीपली करना होगा। अब इग्नू है, ये डिस्टेंट लर्निंग के लिए है, इसकी फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, किस ईयर में एस्टेब्लिश हुआ वो पूछ इंदिरा लेते हैं, गांधी यूनिवर्सिटी। प्रेजेंटली वहां पे कौन वाइस चांसलर है वो पूछ लेते हैं। इसलिए इस क्लास को सेल्फ स्टडी से नहीं, ये गाइडेंस और पीवाईक्यू करके ही किया जा सकता है। तो ये सारी की सारी ऐसी फुल फॉर्म्स लर्न करनी है, तो इसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। आज ये पीवाईक्यू दिखाने का मेरा उद्देश्य यही था। सिलेबस आप देख चुके, कल से मान लीजिए आपका कॉम्प्रिहेंशन या कोई और जो भी यूनिट स्टार्ट होती है, सबसे पहले इजी ही लेंगे, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन लेंगे, ताकि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। बट आप ये सब करेंगे, आज रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, रिकॉर्डिंग देख के आपको ये फुल फॉर्म सबकी लिख लेनी है, ये आपको बहुत काम आने वाली है। इनको आप जब खुद लिखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली हम लिखते हैं, तो हमारा अभी आपका हुआ ना, लिखा आपने तो आधा तो वहीं लर्न हो जाता है हमें। फिर उसको 2-3 बार ध्यान से डीप ब्रीदिंग करो, फिर पढ़ो, फिर एक बार बिना देखे लिख के देख लो। एक रफ पेपर लिया, उस पर लिख लिया, मैच कर लिया, मेरी क्या क्या गलतियां हुई है उसको ठीक कर लो। तो ऐसे पूछे जाते हैं। ये मेरा दिखाने का उद्देश्य यही था कि आपके फिर ये पूछ लेंगे कि इसमें ओपन लर्निंग के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, बस ये बन गया। अब ये 3 आंसर्स आएंगे, तो ये पेयर पूछ लिया। अब यूनिवर्सिटीज की बात आएगी कि कौन सी है इनमें से जो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है, तो एनसीईआरटी, अब वो कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। जामिया मिलिया इस्लामिया, आईआईटीज जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है वो, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी कोई विश्वविद्यालय नहीं है, और जामिया मिलिया इस्लामिया एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, डीम्ड नहीं है। तो सेंट्रल और डीम्ड में क्या डिफरेंस है, अब ये भी तो आपको समझ में आएगा, तो आप आंसर देंगे ना। तो ये सारी चीजें आपको इस यूनिट में मिलेगी, और क्वेश्चंस इस तरह से बनेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ ये मैच मेकिंग के क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज़्यादा, इसको इससे मिलाना, इससे इसको। सीमा मैम और मिश्री जी, आपने तो वो उस दिन यूट्यूब लाइव ज्वाइन किया था ना यूनिट 1 का, देखा मैच मेकिंग वाले कितने आते हैं और वो कैसे कंफ्यूज्ड करते हैं। तो अगर हमारी स्टडी अच्छी रहेगी तो हम इनको कर पाएंगे। एक इसके लिए बिल्कुल तैयार रहना, स्टेटमेंट आएंगे 2, तो क्या ये सही है, ये गलत है, या दोनों सही है। अब इसमें नीचे पूछेंगे, ये कथन 1 सही है, कथन 2 गलत है। फिर दूसरी ऑप्शन क्या है, एक गलत है, दूसरा सही है। फिर पूछा दोनों सही है और दोनों गलत है। अब आप देख लीजिए कैसे पढ़ाई करनी है। बाकी अच्छी तरह पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा इस पेपर में, मतलब अच्छी खासी अगर नींद आ रही हो तो उड़ जाती है इसको करते हैं तो। और अगर आप इसको थोड़ा सा भी चैलेंजिंग समझेंगे ना, तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। तो आज से ही अपना इंटरेस्ट यहाँ डेवलप कर लीजिए। इन चीज़ों में इंटरेस्ट को डेवलप करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो पहले आप मुझे आज फीडबैक दीजिए, किस किस को क्या फील हुआ। सिंपली एक एक लाइन में अपना एक्सपीरियंस बताएंगे सभी। अगर नहीं इंटरेस्ट आया, बोरिंग लगा या चैलेंजिंग लगा कि तो बड़ा टफ है, वो भी बोल सकते हैं। बिल्कुल फील फ्री टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। बताइए। मेरे को तो कुछ टीचिंग से थोड़ा सा तो रिलेट लगा, लेकिन नई टर्म्स पढ़ी, इतने टाइम से वही 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 पढ़ रहे थे, थोड़ा अच्छा लगा। चलिए बढ़िया है। और बताइए, आप दोनों भी बताइए एक एक करके। मैम मुझे नेट की नॉलेज नहीं थी, लेकिन ठीक है आज पता चला। मुझे लगा सेकंड पेपर में 10 यूनिट्स होंगे और फर्स्ट में रीजनिंग मैथ ही होगा, बट अभी देखा कि 10 यूनिट्स आ रहे हैं इसमें भी सेम। प्यार है। और एक मार्क्स के भी आपने जो बताया वो भी क्लियर हुआ है, 200 एंड 100, वो अच्छा था। तो ये भी पता एक लगा ना कि, एबिलिटी हो जाएगी। और ये भी अंदाजा हो गया कि 10 में से आपको कौन सी यूनिट
वो कर रही है अपील। जैसे मैंने मैथ्स के लिए मेरा बता दिया, फ्रैंकली बता दिया कि मैंने उसको टच भी नहीं किया था, मतलब बिल्कुल छोड़ा था, लेकिन फिर भी देखिए मेरा नेट क्वालिफाई हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम 10 के 10 ही करें, कोई भी आपको एक दो ऐसी लग रही हो कि ये मेरे वश की नहीं है, तो आप सेकंड पेपर की तैयारी अच्छी कीजिए, इसमें जो आ रहा है उसको अच्छे से कीजिए, तो अपना माइंड यही मैम मेकअप कर लीजिए। 300 से कितने मार्क्स चाहिए जेआरएफ वाली की? ये कट फाइनल ऑफ जाती है, कट ऑफ पे डिपेंड करता है। आपको मैं ओके। पर्सनली अभी जो गई है ना योगा वाली कट ऑफ के हमारे पास आया हुआ है, तो वो मैं भेज दूंगी, मैं भूल जाऊं तो रिमाइंड करवा देना, उससे आपको अंदाज हो जाएगा कि पीएचडी क्वालिफाई करने की कट ऑफ कितनी गई, जेआरएफ कितनी गई और नेट कितनी गई। ये तो पता होगा ना कि एग्जाम एक ही होता है लेकिन 3। 3 लेवल पे वो हाँ। पता लग जाता है। ये तो पता है। हाँ, बाकी सारी यूनिट्स यहाँ करवाई जाएगी और सबकी अलग अलग आपको फैकल्टी मिलेगी, ऐसा नहीं सारी कोई एक ही लेगा। जैसा जैसा अब 2 ऑफ जून को एग्जाम हुआ था तो रिजल्ट कितने दिन में आ गया था? 1 मंथ में आ जाता है, 4th को आ गया था, 2 दिन अच्छा। ऊपर लगे थे। 1 मंथ अराउंड मानते हैं, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाता है, कभी कभी 2 दिन पहले भी आ जाता है। चलिए मिश्री जी, अब आप बताइए कैसा लगा ये वाला पेपर। योग वाला तो आप पढ़ ही रहे हो, अब आज ये नया पढ़ा, कैसा फील हुआ? इसमें मैम जैसे हार्ड तो नहीं है, आप पढ़ाओगे तो इजी हो जाएगा। नहीं, मेरा तो इसमें 2 यूनिट रहेगी, बाकी अलग अलग फैकल्टीज है इसमें, सब आपको अलग अलग मिलेंगे। जैसे आज वहाँ एनाटॉमी फिजियोलॉजी मोनिका मैम से पढ़ी ना, वैसे ही इसमें भी आपको सब अलग अलग फैकल्टी मिलेगी। मैम इसमें 2nd यूनिट लेंगी, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है, वो मैम लेंगी, तो हो जाएगा, इंटरेस्ट आएगा। और पीवाईक्यू सबको करने हैं, वो नहीं छोड़ना, वो डेली की एक आदत आज से बना लो अगर इसी अटेम्प्ट में निकालना है। यस चलिए अब मैम। शांति पाठ के लिए बैठेंगे, कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए गहरी श्वास लेंगे, डबल काउंट में एक्सेल, फिर से गहरी श्वास, ओमकार का उच्चारण। ओम पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे, धीरे धीरे नेत्र खोलेंगे। हरिओम।